नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है यूरोप महाद्वीप यानी यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास जो है हमारी यूरोप महाद्वीप यानी यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। अब यूरोप महाद्वीप में जो है दोस्तों देशों की संख्या कितनी है, तो यूरोप महाद्वीप में जो है देशों की कुल संख्या जो है 46 यानी 46 देश हैं। और क्षेत्रफल के मामले में जो है यूरोप महाद्वीप जो है छठे स्थान पर आता है। याद रखें दोस्तों यूरोप महाद्वीप का जो है क्षेत्रफल कितना है, तो 6वें स्थान पर आता है। और जनसंख्या के मामले में जो है यूरोप महाद्वीप कौन से स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है यूरोप महाद्वीप जनसंख्या के मामले में। जिस प्रकार एशिया महाद्वीप जो है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पर आता है, तो उसी प्रकार जो है यूरोप महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के मामले में आता है छठे नंबर पर, और जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के मामले में आता है दोस्तों थर्ड नंबर पर जो है आता है। अब यूरोप महाद्वीप का जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में, तो सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल के मामले में रूस हो जाता है, और दूसरे पर जो है यूक्रेन जो है हो जाता है। दोस्तों रूस देश जो है यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में जो है इसका कुछ कुछ भाग जो है पड़ता है। यानी यूरोप और एशिया महाद्वीप जो है एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर जो है स्थित है। तो इसी प्रकार जो है कुछ कुछ देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल जो है यूरोप कॉन्टिनेंट एवं एशिया कॉन्टिनेंट दोनों में जो है आता है। तो इसी प्रकार जो है रूस का जो है कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में आता है और कुछ भाग जो है एशिया महाद्वीप में जो है आता है। यदि रूस महाद्वीप में यूरोप महाद्वीप में जो है रूस देश को भी काउंट किया जाए तो क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है, रूस देश हो जाता है, और दूसरे पर हो जाता है यूक्रेन। यदि यूरोप महाद्वीप में जो है रूस देश को जो है काउंट नहीं किया जाता है तो क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे बड़ा देश कौन हो जाता है, तो यूक्रेन जो है हो जाता है। आप देखते हैं दोस्तों जनसंख्या के आधार पर जो है यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस देश है। तो रूस देश को जो है काउंट करेंगे तो रूस देश हो जाएगा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के मामले में। यदि रूस को जो काउंट नहीं किया जाता है तो जर्मनी जो है जनसंख्या के मामले में जो है पहले स्थान पर हो जाता है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हो जाता है जनसंख्या के मामले में। याद रखें दोस्तों। अब देखते हैं विश्व का सबसे छोटा देश। दोस्तों विश्व का जो है सबसे छोटा देश है कौन सा है, वेटिकन सिटी है। और ये देश भी जो है कहाँ पर पड़ता है, ये देश भी जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में जो है आता है। अब ये कहाँ पर पड़ता है, तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है, जिसका क्षेत्रफल जो है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ की जनसंख्या है 840 यहाँ की जनसंख्या है। तो अब वेटिकन सिटी जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, यानी इटली की राजधानी रोम है, और रोम में जो है वेटिकन सिटी एक अलग देश जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों यानी विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जिसका क्षेत्रफल जो है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है, और जनसंख्या यहाँ पर 840, और इटली की राजधानी है रोम, और रोम के अंदर पड़ता है वेटिकन सिटी जो कि एक अलग देश है। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों यूरोप महाद्वीप के लोकेशन, यानी यूरोप महाद्वीप के उत्तर, साउथ, पश्चिम और पूरब में जो है क्या क्या जो है स्थित है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों ये मान लेते हैं ये हो गया हमारा यूरोप। तो यूरोप के जो है यूरोप के पश्चिम में क्या है, और इधर दक्षिण हो गया दोस्तों, इधर जो है इधर हो गया पूरब, और इधर जो है उत्तर हो गया। तो यूरोप के उत्तर में क्या पड़ता है दोस्तों, यूरोप के उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर। यूरोप के उत्तर में कौन सा, आर्कटिक महासागर। यदि पश्चिम की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर। यदि साउथ यानी दक्षिण की बात की जाए तो भूमध्य सागर जो है यूरोप के साउथ में। अब यदि पूरब की बात की जाए तो यूरोप के पूरब में जो है एशिया पड़ता है। अब एशिया क्यों है, क्योंकि दोस्तों एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट जो है एक ही प्लेट पर जो है स्थित हैं। तो इसी प्रकार जो है यूरोप के पूरब में जो है एशिया महाद्वीप जो है पड़ता है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर ज़मीन का ऐसा टुकड़ा कि जिसके तीन ओर जो है पानी है लेकिन एक ओर जो है ज़मीन से घिरा होता है तो उसको जो है प्रायद्वीप जो है कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो है दोस्तों यूरोप को जो है यूरेशिया का प्रायद्वीप जो है कहते हैं। याद रखेंगे। यानी यूरोप कॉन्टिनेंट जो है तीन तरफ से जो है जल से घिरा है और एक तरफ से जो है एशिया से जो है घिरा हुआ है, तो इसीलिए जो है इसको प्रायद्वीप कहते हैं। यानी यूरोप को जो है यूरेशिया का प्रायद्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों
ब्रिटेन के बारे में याद रखें दोस्तों। ग्रेट ब्रिटेन यानी ग्रेट ब्रिटेन देश जो है वह 3 देशों से जो है मिलकर बना है, यानी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, यानी इन 3 देशों को मिलाया जाता है तो ग्रेट ब्रिटेन जो है बनता है। याद रखें दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन जो है किन 3 देशों को मिलाकर बनता है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। यदि ग्रेट ब्रिटेन, अब यूके कैसे बनता है? तो यूके बनता है ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड को जब एक साथ ऐड किया जाता है यानी शामिल किया जाता है तो उसके बाद जो है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जो है बनता है। तो इस प्रकार जो है ग्रेट ब्रिटेन में यूके का जो है निर्माण होता है, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों प्रमुख पर्वत, अब प्रमुख पर्वत देख लेते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के। प्रमुख पर्वत देखते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के, तो सबसे आल्प्स पर्वत देखते हैं जिसकी लंबाई जो है 1200 किलोमीटर लंबा है, आल्प्स पर्वत। साथ ही यूरोप का जो है सबसे लंबा पर्वत है, याद रखें दोस्तों यूरोप का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है आल्प्स पर्वत, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई है 1200 किलोमीटर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? आल्प्स पर्वत की माउंट ब्लैंक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है और यह जो है फ्रांस देश में स्थित है। अब ये फ्रांस देश में क्यों स्थित है? जिस प्रकार दोस्तों हिमालय पर्वत जो है कई देशों में उसका विस्तार है, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, चाइना वगैरह, म्यांमार वगैरह, इन सभी में जो है हिमालय का जो है विस्तार है। उसी प्रकार जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर है? नेपाल देश में। तो इसी प्रकार जो है आल्प्स पर्वत जो है यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे लंबा पर्वत है, लेकिन यदि इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो माउंट ब्लैंक है जो कि फ्रांस देश में जो है स्थित है, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत देखते हैं। काकेशस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है यूरोप एवं एशिया की जो है सीमा बनाता है, याद रखें दोस्तों। काकेशस पर्वत जो है यूरोप एवं एशिया की जो है सीमा बनाता है। काला सागर एवं कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है। काला सागर एवं कैस्पियन सागर के जो है मध्य स्थित है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रुस जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5595 मीटर ऊंचाई है माउंट एल्ब्रुस की। साथ ही यह जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखें दोस्तों। माउंट एल्ब्रुस जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 5595 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, याद रखें दोस्तों। 5595 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों तीसरा पर्वत है यूराल पर्वत जो कि रूस में स्थित है, याद रखें दोस्तों। यूराल पर्वत जो कि रूस देश में स्थित है, एशिया व यूरोप की सीमा पर स्थित है, याद रखें दोस्तों। एशिया व यूरोप की जो है सीमा बनाने का काम करता है यूराल पर्वत। अब देखते हैं दोस्तों पीनेरिस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है फ्रांस व स्पेन की सीमा बनाता है, याद रखें दोस्तों। पीनेरिस पर्वत जो है फ्रांस व स्पेन की जो है सीमा बनाने का जो है काम करता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है जर्मनी में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फेल्डबर्ग जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है और डैन्यूब नदी का उद्गम जो है यहाँ से होता है, याद रखें दोस्तों। यानी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है यहाँ से डैन्यूब नदी का जो है उद्गम होता है, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं नदियाँ यानी रिवर्स देख लेते हैं कहाँ की दोस्तों? यूरोप कॉन्टिनेंट की जो है रिवर्स जो है देख लेते हैं यूरोप महाद्वीप की। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों डैन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से जो है यहाँ का इसका जो है उद्गम होता है और काला सागर में जो है अपना जल गिराती है, याद रखें दोस्तों। काला सागर में जो है अपना जल जो है गिराती है। यह जो है विश्व की सर्वाधिक 10 देशों से होकर बहती है, याद रखें दोस्तों। यानी डैन्यूब नदी जो है विश्व में सर्वाधिक 10 देशों से होकर बहने वाली नदी है, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में जो है छोटे छोटे देश हैं, इसी प्रकार जो है 10 देशों से होकर जो है बहती है डैन्यूब नदी। अब ऐसे विभिन्न शहर देख लेते हैं जो कि डैन्यूब नदी के किनारे पर बसे हैं। कौन कौन से शहर हैं? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। तो ये चारों शहर जो है इस नदी के तट पर पड़ते हैं, डैन्यूब नदी के तट पर जो है स्थित हैं ये चारों शहर, याद रखें दोस्तों। अब आते हैं वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो है बल्दाई पहाड़ी रूस से जो है इसका उद्गम होता है और कैस्पियन सागर में जो है जल गिराती है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई दोस्तों 3530 किलोमीटर की लंबाई है।
वोल्गा नदी की। यूरोप की जो है सबसे लंबी नदी है, याद रखें दोस्तों। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है और इसकी लंबाई है 3530 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, जो कि कैस्पियन सागर में जो है अपना जल जो है गिराती है। निपर नदी जो है यूक्रेन की राजधानी कीव में बहती है, याद रखें दोस्तों। निपर नदी जो है यूक्रेन की राजधानी कीव में जो है बहती है, याद रखेंगे। यूराल नदी दोस्तों, यूराल नदी जो है कहाँ पर स्थित है? रूस देश में स्थित है। यह जो है एशिया एवं यूरोप की सीमा जो है बनाती है, याद रखें दोस्तों। यानी एशिया एवं यूरोप की सीमा बनाने का काम कौन सी नदी करती है? यूराल नदी करती है, जो कि रूस देश में जो है स्थित है। आप देखते हैं दोस्तों पो नदी, यानी इटली की राजधानी पो नदी दोस्तों। पो नदी को जो है इटली की गंगा के नाम से भी जो है जाना जाता है। टाइबर नदी इटली के कहाँ पर स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है इटली की राजधानी रोम। टंग्स नदी के किनारे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी, और कहाँ पर स्थित है? टंग्स नदी के किनारे पर जो है स्थित है। सीन नदी दोस्तों, सीन नदी जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर जो है स्थित है। राइन नदी भ्रंश घाटी में बहती है और यह फ्रांस एवं स्पेन की सीमा बनाने का जो है काम करती है, और इसका अन्य नाम क्या है? इसको कोयला नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है। राइन नदी को याद रखें दोस्तों, यह फ्रांस एवं स्पेन की सीमा जो है बनाती है। आप देखते हैं दोस्तों थेम्स नदी। थेम्स नदी जो है थेम्स नदी ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, तो इसी नदी के किनारे पर बसी है। थेम्स नदी के किनारे पर लंदन। ब्रिटेन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है थेम्स नदी को। स्प्री नदी राइन की सहायक नदी, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन इसी नदी के तट पर जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। स्प्री नदी जो है राइन की सहायक नदी, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन इसी नदी के किनारे पर जो है स्थित है। आप देखते हैं दोस्तों झील यानी लेक्स, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट की लेक्स यानी झील्स के बारे में देख लेते हैं। लादोगा झील दोस्तों, लादोगा झील जो है रूस देश में स्थित है, साथ ही रूस यूरोप की जो है सबसे बड़ी झील है, याद रखें दोस्तों। यूरोप कॉन्टिनेंट की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है? लादोगा झील है। साथ ही फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है। अब फिनलैंड को जो है झीलों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि फिनलैंड में जो है बहुत सारी छोटी छोटी झीलें हैं, तो इसीलिए जो है इस फिनलैंड को जो है झीलों का देश जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं पठार यानी प्लेट्यू। कौन कौन से पठार पड़ते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में? पठार यानी प्लेट्यू, तो यूक्रेन का पठार जो कि यूक्रेन देश में स्थित है। यहाँ से जो है खनिज अधिकतम मात्रा में निकाले जाते हैं। लोहा व कोयला जो है अधिकतम मात्रा में निकाला जाता है यूक्रेन के पठार से, इसीलिए जो है इसको खनिजों का अजायब घर यानी म्यूजियम ऑफ मिनरल्स जो है इसको कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। यानी खनिजों का अजायब घर जो है इसको कहा जाता है यूक्रेन के पठार को। दूसरा है आइबेरिया का पठार। स्पेन व पुर्तगाल में जो है इसका विस्तार है आइबेरिया के पठार का, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों जल संधि। कौन कौन सी जल संधि? तो जल संधि वह होती है कि दो समुद्र के बीच जो है पतले से रास्ता जो है होता है, उसी को जो है जल संधि यानी स्ट्रेट जो है कहा जाता है। कौन कौन सी जल संधियाँ इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले किर्च जल संधि, यह जो है एजोब सागर को जो है काला सागर से जो है जोड़ने का काम करती है, और यूक्रेन व कीमिया को जो है अलग करती है, याद रखें दोस्तों। किर्च जल संधि जो है एजोब सागर को जो है काला सागर से जो है जोड़ने का काम करती है, और साथ ही यूक्रेन व कीमिया को जो है अलग करने का काम जो है करती है। बासफोरस जल संधि दोस्तों, बासफोरस जल संधि जो है काला सागर को जो है मरमुरा सागर से जोड़ती है, और एशिया व यूरोप को जो है अलग करने का काम करती है बासफोरस जल संधि, याद रखें दोस्तों। बासफोरस जल संधि जो है एशिया एवं यूरोप को जो है अलग करने का काम जो है करती है। आप देखते हैं दोस्तों डोबर जल संधि। डोबर जल संधि क्या है? यह जो उत्तरी सागर को जो है इंग्लिश चैनल से जो है जोड़ती है, और इंग्लैंड को जो है फ्रांस से अलग करने का काम करती है डोबर जल संधि। कील नहर दोस्तों, कील नहर यह डेनमार्क में स्थित है। उत्तरी सागर को जो है बाल्टिक सागर से जो है जोड़ती है यानी कनेक्ट करने का काम करती है कील नहर, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये जो है आज का हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।